नमस्ते मित्रों, आज हम नक्षत्र के बारे में जानेंगे। नक्षत्र जिसका सीधा संबंध चंद्र से होता है। अब चंद्रमा से होता है तो सबसे पहले चंद्रमा को समझना एसेंशियल होता है। हमें तो पता है चंद्रमा पृथ्वी का एक कंप्लीट चक्कर 27.3 दिनों में कंप्लीट करता है। अब ये 0.3 का अगर कैलकुलेशन करें 7 घंटे 12 मिनट होते हैं। अर्थात एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए चंद्रमा को 27 दिन 7 घंटे और 12 मिनट लगते हैं। जब ये चंद्रमा एक कंप्लीट रोटेशन लेता है, इसको सीधा समझने की बात है कि एक सर्कल को आंखों के सामने बनाइए और बीच में एक छोटा सर्कल बनाइए जिसको हम पृथ्वी कहेंगे, और बाहर का जो सर्कल है वो ऑर्बिट है, वो एक परिधि है जिसके ऊपर से चंद्रमा गुजरता है। वही हमने तिथि के समय में समझा था, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। इसी प्रकार आधा हिस्सा कृष्ण पक्ष, आधा हिस्सा शुक्ल पक्ष, अर्थात 180 डिग्री और 180 डिग्री। ऊपर की सेमी सर्कल 180 डिग्री, नीचे का सेमी सर्कल 180 डिग्री, जिसको हम दोनों मिला 360 डिग्री। अर्थात ये चंद्रमा उस ऑर्बिट के अंदर में पृथ्वी के चारों ओर 360 डिग्री में कंप्लीट रोटेशन लेता है, जिसको परिक्रमा कहते हैं। अब ये परिक्रमा करते समय चंद्र अनेक तारकों के समूह से गुजरता है। इनमें से कुछ तारकाएं, कुछ समूह चंद्र के लिए अच्छे होते हैं, कुछ अशुभ भी होते हैं, कुछ ठीक ठाक भी होते हैं। तो ये 360 डिग्री की परिक्रमा को एक साथ डिस्क्राइब करना बहुत बड़ी बात है, कठिन है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस 360 डिग्री के कंप्लीट रोटेशन को 27 भागों में विभाजित कर दिया। इजी हो गया उसका डिस्क्राइब करना, क्योंकि एक भाग अब 360 डिग्री ना होते हुए 13 डिग्री 20 मिनट पर आ गया है। अब 13 मिनट 20 डिग्री के उस छोटे हिस्से को डिस्क्राइब करना इजी होता है। तो हमारे ऋषि मुनि ये जो 27 डिविजन्स है, इनको अलग अलग नाम दिया। तो नाम भी दे दिया तो ऐसा नहीं कुछ भी नाम दे दीजिए। उस 13 डिग्री 20 डिग्री के अंदर में तारकों के समूह, उसकी इंटेंसिटी, उनकी संख्या, उनकी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए, उनकी आकृति को ध्यान में रखते हुए हर डिवीजन को एक नाम दिया गया है। इस प्रकार सबसे पहला डिवीजन की बात करते तो वो अश्विनी। इस अश्विनी का नाम उसके आकृति से दिया गया, क्योंकि उन समूहों की जो आकृति है, जहां से चंद्रमा गुजर रहा है, वो उन तारकों की जो आकृति हो घोड़े के समान है, इसलिए उसका नाम दे दिया अश्विनी। इसी प्रकार 27 जो डिवीजन, उनको 27 नक्षत्र को अलग अलग नाम दे दिया। वो इस प्रकार है, सबसे पहले आता है अश्विनी, उसके बाद में आता है भरणी, उसके बाद में कृत्तिका, बाद में रोहिणी, मृगशीर्ष, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मगा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और आखिरी में रेवती। इस प्रकार ये 27 नक्षत्र। अब मैंने इसके पहले भी बोला था, चंद्रमा जब एक अपने ऑर्बिट के अंदर में घूमता है, उस पाथ के ऊपर से गुजरता है, तो कहीं पर ये शुभ, कहीं पर अशुभ। इसी प्रकार इन नक्षत्रों के डिवीजन, जहां से चंद्रमा गुजरता है वहां पर भी वो नक्षत्र कहीं पर शुभ है, कहीं पर अशुभ है। अब इसमें अशुभ और शुभ, उसका इंपैक्ट सीधा चंद्रमा के ऊपर में बढ़ता है, और चंद्रमा का हम पृथ्वीवासियों के लिए डायरेक्ट संबंध है।
हमारी मानसिकता से सीधा संबंध है। बहुत ही कोमल ग्रह है और किसके भी साथ में आ जाए तो उसके इन्फ्लुएंस उसके ऊपर में बहुत जल्दी पड़ते हैं। अगर बुरा होगा तो बुरे ही इफेक्ट पड़ेंगे, अच्छा होगा तो अच्छे, और मध्यम प्रति के होंगे तो मध्यम प्रति, सामान्य जीवन। इस प्रकार इस 27 नक्षत्रों को भी क्लासिफाई किया गया है, जिसमें से शुभ नक्षत्र कौन से और अशुभ नक्षत्र कौन से। ये तो बात जायज है, शुभ नक्षत्र जिसमें चंद्रमा होगा, उसी समय अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका चंद्रमा उस नक्षत्र के समान ही इफेक्ट देगा। अगर मान लो किसी बच्चे का चंद्रमा अशुभ नक्षत्र में होगा और उसमें इस बच्चे का जन्म होगा तो इसका भी चंद्रमा उसी प्रकार अशुभ हो जाएगा, क्षीणत्व आ जाएगा। चंद्रमा उत्साह है, श्रेष्ठ मानसिकता है। मैंने इस प्रकार के मानसिकता पूर्व मानसिकता के लोगों को मैंने देखा हो कि उनको बहुत मानसिक कष्ट होता है। सब कुछ होता है तो भी मानसिक कष्ट होता है, अलग ही सोच रहती है। वही अगर शुभ नक्षत्र में होगा तो उसकी मानसिकता भी वैसी ही स्ट्रांग हुई, उसी प्रकार उसके अंदर में उत्साह दौड़ेगा। अब ये शुभ नक्षत्र कौन कौन से भी जानना जरूरी है। उसमें से रोहिणी, अश्विनी, मृगशीर्षा, पुष्य, हस्त, चित्रा, रेवती, श्रवण, स्वाति, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपदा, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, धनिष्ठा और पुनर्वसु, ऐसे 15 प्रकार के जो नक्षत्र है वो बहुत ही शुभ है। इन नक्षत्रों में जन्मा हुआ बच्चा, उसकी मानसिकता अच्छी रहेगी, उसका चंद्रमा अच्छा रहेगा। वैसे भी किसी के भी कुंडली में 2 ग्रह बहुत ही अच्छे होने चाहिए, एक सूर्य और दूसरा चंद्र। सूर्य और चंद्र अच्छे हैं तो सभी प्रकार के योगों का उसको फायदा मिलेगा, क्योंकि सूर्य बोलो तो स्वास्थ्य, बलवान स्वास्थ्य, आपका शरीर, और चंद्रमा बोलो तो मानसिकता। अब इसमें से आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और मानसिकता ठीक नहीं है तो आप समझ सकते हैं। ऐसे लोगों को आपने भी देखा होगा जिसमें पुअर मेंटेलिटी होती है या मानसिक कष्ट होता है, या चंद्रमा बहुत ही क्षीण अगर रह जाए और भी कुछ मानसिक बीमारियां साथ में हो सकती है। इधर चंद्रमा शरीर कितना भी बलवान रह जाए और मानसिकता अगर ठीक नहीं है तो वो जिंदगी का आस्वाद नहीं ले सकता। ऐसी जिंदगी बहुत ही संघर्ष में जाती है, मानसिक कष्टों में जाती है। अब ऐसे जो अशुभ नक्षत्र है वो कौन कौन से, वो भी जानना जरूरी है। तो ये नक्षत्र 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक है भरणी, उसके बाद में कृत्तिका, उसके बाद मघा और उसके बाद में आश्लेषा। इन नक्षत्रों में इस प्रकार का मानसिक कष्ट होता है। अब इसके बाद में आता है मध्यम प्रति के नक्षत्र। ये 8 प्रकार के हैं, जिनमें ना अच्छा ना बुरा। वो कौन कौन से हैं? पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपदा, विशाखा, ज्येष्ठा, आर्द्रा, मूला और शतभिषा। इन नक्षत्रों में से जब चंद्रमा गुजरता है, डिस्टेंस वही है, सभी के लिए वही डिस्टेंस है, 13 डिग्री 20 मिनट। इनमें जब चंद्रमा गुजरता है और उस समय अगर किसी बच्चे का अगर जन्म होता है तो बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत बुरा भी नहीं, एक सामान्य जीवन उस बच्चे का होगा। अब ये 3 प्रकार के नक्षत्रों को तो आपने जान लिया। अब जब नक्षत्र की बात ही कर रहे तो और एक पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं गंडमूल नक्षत्र। गंडमूल नक्षत्र 6 प्रकार के होते हैं।
अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूला और रेवती। अब ये गंडमूल नक्षत्र थोड़े अशुभ किस्म के भी होते हैं, लेकिन मेरा एक एक्सपीरियंस है कि इन नक्षत्रों में जन्मा हुआ बच्चा थोड़ा हटके देखा है, उसमें ऊर्जा का प्रमाण मैंने ज्यादा ही देखा है। उनके टैलेंट के बारे में अगर देखूंगा तो वो थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही देखे हैं। अब इन 6 नक्षत्रों में कुछ नक्षत्र ऐसे हैं कि जिनका संबंध उस जातक के रिश्तेदारों के ऊपर में भी पड़ते हुए देखा है। जैसे मूला नक्षत्र है, उसके बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र में बड़े भाई बहन के ऊपर में उसकी बैडी फिर गिरते हुए देखा है। अब वो भी चरणों के अनुसार रहते हैं। तो ये गंडमूल नक्षत्र है। इन गंडमूल नक्षत्रों में जन्मा बच्चे की शांति करनी होती है 27 दिन के बाद। बच्चे का जन्म होने के बाद 27 दिनों के बाद में उस ग्रह की शांति बहुत जरूरी है, वो शांति करनी होती है। तो ये नक्षत्र कौन कौन से हैं वो आपको पता है? अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा। अब इन नक्षत्रों की एक विशेषता है, मैंने बोला नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नक्षत्र होते हैं, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इनमें ऊर्जा थोड़ी अधिक ही देखा है, थोड़ी ऊर्जावान होती है, लेकिन इनकी जो ऊर्जा है उसको सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करना बहुत आवश्यक होता है। अगर इन नक्षत्र में जन्मे बच्चों की ऊर्जा, उनके टैलेंट से अगर उसको सही डायरेक्शन में यूटिलाइज कर लिए जाए तो ये व्यक्ति बहुत बड़े बन सकते हैं। परंतु यदि उनकी ऊर्जा, उनके टैलेंट की ओर अगर उतना ध्यान नहीं दिया गया तो इनका जीवन संघर्षपूर्ण हो जाता है, जीवन में बहुत उथल पुथल हो जाती है। तो इस प्रकार हमने 27 नक्षत्रों का एक वर्गीकरण किया है। शुभ नक्षत्र, अशुभ नक्षत्र, मध्यम नक्षत्र, गंडमूल नक्षत्र। अब जब बात ही निकली तो और एक बात कर लेते हैं। पंचक नाम आपने सुना होगा, इजी होगा आपको समझने के लिए। जब चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे और चौथे चरण में जब जाता है तो रेवती नक्षत्र तक कि जितनी भी डिग्रियों से वो चंद्रमा गुजरता है तो उस समय पंचक लगता है। पंचक नाम आपने सुने होंगे, नहीं होंगे तो थोड़ी जानने की कोशिश कीजिए। इन नक्षत्र की विशेषता यह है कि इस नक्षत्र में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण से, तीसरा चरण, चौथा चरण, उसके बाद शतभिषा, उसके बाद पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, आखिरी में रेवती। अब ये 4 नक्षत्र जिन राशियों में आते हैं वो राशियां होती है कुंभ राशि और मीन राशि। अर्थात चंद्रमा कुंभ राशि में और मीन राशि में जब होगा तो पंचक होगा। इन राशियों में चंद्रमा जब होता है, उन्हीं में से कुछ नक्षत्रों में जब होता है, जैसे धनिष्ठा नक्षत्र में अगर रह जाए तो उस समय अग्नि का भय होता है। शतभिषा में जब चंद्रमा होगा तो कलह होगा, झगड़े होते हैं। अगर पूर्वा भाद्रपदा में अगर चंद्रमा होगा तो उस समय रोग उत्पन्न होने का भय रहता है। उत्तरा भाद्रपदा में अगर चंद्रमा होगा तो उस समय किसी बात से लेकर कोई गलती होकर आपको दंड भुगतना पड़ता है। अगर रेवती में चंद्रमा होगा
तो धन हानि संभव है। और भी एक बात है, जब कोई पंचक में कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो गुजरते समय उस अंत्येष्टि के साथ में 5 पुतले दिए जाते हैं। मतलब उस व्यक्ति को जब उनका दहन होता है उस समय 5 पुतलों का भी दहन साथ में किया जाता है। तो यह पंचक है। मतलब आपको समझने के लिए इजी हो गया। अगर ऐसी कोई घटना आजू बाजू में गिरती है तो आप सीधा चंद्रमा को देख सकते हैं कि किस राशि में है, किन नक्षत्रों में। इजी बात है। अब यही ज्ञान हम लोगों को नहीं था, जिसके कारण हमें हर बार छोटी छोटी बातों के लिए हमारे विद्वानों के पास जाना पड़ता है। अगर इसकी ये बेसिक बात है, इसमें भी बहुत डीप है, बहुत सूक्ष्म है। अभी जिन चंद्रमा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इन चंद्रमा के हर जिन नक्षत्रों के बारे में हम बात कर रहे हैं, इन नक्षत्रों को भी और सूक्ष्मता में देखने के लिए उसके चरण भी देखने पड़ते हैं। अब ये चरण नाम का फैक्टर क्या है तो समझ लीजिए, बहुत इजी है, बहुत इजी। अब एक नक्षत्र मतलब 27 डिवीजनों को जो है हमने नक्षत्रों का है। अब उसमें से एक ही 13 डिग्री 20 मिनट को लेते हैं, मतलब एक नक्षत्र को लेते हैं। एक नक्षत्र को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, अर्थात 13 डिग्री 20 मिनट को 4 भागों में अगर विभाजित करेंगे तो हर एक भाग का मान होता है 3 डिग्री 20 मिनट। ये जो 3 डिग्री 20 मिनट का सब डिवीजन कहेंगे इसको, और इसको शास्त्र के हिसाब से नाम दिया गया है चरण। ऐसे 4 चरण एक नक्षत्र में होते हैं और हर एक का मान 3 डिग्री 20 मिनट होता है। इन चरणों के हिसाब से भी चंद्रमा पर इफेक्ट गिरता है। किसी बच्चे का अगर जन्म हुआ, मान लो अगर वो अश्विनी नक्षत्र है, कृत्तिका नक्षत्र है, मघा नक्षत्र, इन नक्षत्रों में जन्म लेने के बाद में भी उसका चरण देखना बहुत ही जरूरी होता है। इन चरणों का भी इफेक्ट उस बच्चे के ऊपर में बहुत ज्यादा गिरता है, उसके जीवन पर बहुत ज्यादा गिरता है। तो मित्रों, मुझे आशा है कि आप लोगों को नक्षत्रों के बारे में एक बेसिक ज्ञान तो मिल गया है। अब उसको और जानना है तो आपका इंटरेस्ट आप बढ़ाइए, और भी अच्छा समझ में आएगा और भी उसमें मजा आएगा। अब इसके बाद में जब हम राशियों के बारे में बात करेंगे, उस समय इन नक्षत्रों का फिर से एक बार यूज होने वाला है। मान लो अगर किसी का अश्विनी नक्षत्र, मैं अश्विनी नक्षत्र इसलिए 10 बार बोल रहा हूं कि क्यों पहला नक्षत्र है। इस अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु होते हैं। और भी बात एक एडवांस में आपको बता देता हूं, अश्विनी नक्षत्र से 9वां नक्षत्र कौन सा है उसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। इसको हम इसके बाद के एपिसोड में अच्छे तरीके से समझा के बताएंगे। तब तक नमस्कार।